हेलो, दिस इज़ डॉक्टर दानिश। वेलकम टू NFA क्लासेस। आज की इस वीडियो क्लास में मैं आपको सीरम और प्लाज्मा जो कि ब्लड के पार्ट होते हैं, इन दोनों के बीच में कुछ मेन डिफरेंसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है। दरअसल बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा जो +2 के स्टूडेंट हैं जो नीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो बहुत, और +2 के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सीरम और प्लाज्मा वर्ड को लेके कि ये जो शब्द हैं ये इनकी क्या एग्जैक्ट मीनिंग है। वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये सीरम और प्लाज्मा एक ही चीज़ है, जबकि ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें डिफरेंस मेन क्या होता है। दरअसल सबसे पहले देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे इस पेज को फोकस किया हुआ है, इसमें देखिए आपको दो ट्यूब दिखाई दे रही हैं। एक लेफ्ट हैंड पर है और एक राइट हैंड पे है। लेफ्ट हैंड वाली जो ट्यूब है उसमें सीरम को सेपरेट करके दिखाया गया है, जबकि जो राइट हैंड पे ट्यूब है उसमें प्लाज्मा दिखाया गया है कि प्लाज्मा किस तरह से सेपरेट होता है। तो जो लेफ्ट हैंड पे ट्यूब है, इसमें ये देखिए आपका इसका जो कैप है वो रेड कलर का है, तो इसलिए इसको रेड टॉप ट्यूब रेड टॉप ट्यूब है ये, और इसमें सीरम सेपरेट किया जाता है, तो इसको सीरम सेपरेटिंग ट्यूब या SST कहते हैं। ठीक है। दूसरी जो राइट हैंड पे ट्यूब है ये वाली, इसमें देखिए इसका जो टॉप है, इसका जो कैप है वो पर्पल कलर का है, और इस पर्पल कलर की ये जो ब्लड कलेक्टिंग ट्यूब है, इसमें हम प्लाज्मा को सेपरेट करते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, एक रेड टॉप ट्यूब हमने बोल दिया, एक पर्पल टॉप ट्यूब बोल दिया। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि पर्पल टॉप ट्यूब में ऑलरेडी कोई ना कोई एंटीकोगुलेंट पड़ा होता है, और ये एंटीकोगुलेंट जब आप ब्लड कलेक्ट करते हैं किसी पेशेंट से, तो वो एंटीकोगुलेंट उसके अंदर ब्लड के अंदर मिल जाता है और उसको क्लॉट नहीं होने देता है। ठीक है। तो पहले हम समझाते हैं कि यानी कि मेन जो फ़र्क है वो प्रेजेंस ऑफ एंटीकोगुलेंट जो कि पर्पल में है, और अब्सेंस ऑफ एंटीकोगुलेंट जो कि रेड टॉप ट्यूब में है। यानी कि अब्सेंस कहाँ होती है, रेड टॉप ट्यूब में एंटीकोगुलेंट की, और प्रेजेंस कहाँ होती है एंटीकोगुलेंट की, वो होती है पर्पल टॉप ट्यूब में। ठीक है। तो दरअसल सीरम है क्या, यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा टेक्स्ट लिखा है इसके बारे में कि सीरम इज अ पार्ट ऑफ ब्लड हैविंग नो क्लॉटिंग फैक्टर्स। अच्छा, जब भी कभी फैक्टर्स की बात आए तो फैक्टर्स का मतलब होता है प्रोटीन से। तो यहाँ पे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये यानी कि क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं, और क्लॉटिंग प्रोटीन्स क्या होती हैं, ये ब्लड की ही प्रोटीन्स होती हैं। कौन सी प्रोटीन होती है, लाइक फाइब्रिनोजन जो होती है वो सॉल्युबल ब्लड प्रोटीन है, और ये जो होती है नॉर्मल टाइम पर ये किसी भी बॉडी में सॉल्युबल होती है, पर जब भी कभी इंजरी होती है आपकी बॉडी में या ब्लड को बॉडी से सेपरेट अलग किया जाता है, तब ये जो सॉल्युबल प्रोटीन है, यहाँ पे देखिए अगले पॉइंट पे मैंने यहाँ दिखाया हुआ है कि फाइब्रिनोजन जो कि सॉल्युबल ब्लड प्रोटीन है, वो इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन एंजाइम एंड कैल्शियम आयंस, इन दोनों की प्रेजेंस में सॉल्युबल प्रोटीन जो होती है वो फाइब्रिन में चेंज हो जाती है, और फाइब्रिन एक ब्लड की इनसॉल्युबल प्रोटीन है, और ये जो आपको ब्लड का थक्का दिखाई देता है ये इसी फाइब्रिन प्रोटीन के बनने से दिखाई देता है। यहाँ मैंने नीचे लिखा भी है कि इन ब्लड क्लॉट, यानी कि यहाँ पे आप ट्यूब में जो देख रहे हैं, जो ब्लड क्लॉट आपको दिखाई दे रहा है, तो ब्लड क्लॉट के अंदर यानी कि फाइब्रिन प्रोटीन भी, फाइब्रिनोजन जो है वो फाइब्रिन प्रोटीन में चेंज हुई होगी, तो इस ब्लड क्लॉट में फाइब्रिन प्रोटीन होगी, इसका मतलब। ठीक है। तो सीरम जो है ब्लड का वो पार्ट है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं। ठीक है। और जबकि प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ब्लड हैविंग क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स मीन क्लॉटिंग प्रोटीन, और कौन सी ब्लड की प्रोटीन मेन है, फाइब्रिनोजन, यानी कि
जब हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स या क्लॉटिंग प्रोटीन होती है, यानी कि फाइब्रिनोजन होती है। ठीक है, जबकि हम सीरम में जब देखते हैं तो सीरम को जब सेपरेट कर चुकते हैं तो क्लॉट तो नीचे बन जाता है, जितनी फाइब्रिनोजन होती है वो नीचे क्लॉट बनने में क्लॉट बनने में कन्वर्ट हो जाती है फाइब्रिन में, और ऊपर सीरम में कोई क्लॉटिंग प्रोटीन या क्लॉटिंग फैक्टर नहीं रह जाता है। ठीक है, और ये जो आपकी प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा वाली जो ट्यूब है, मैंने आपको बताया था कि एंटीकोगुलेंट उसमें पहले से पड़ा होता है। एंटीकोगुलेंट अभी मैं अगले पेज पे आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से एंटीकोगुलेंट्स होते हैं। कोई भी एंटीकोगुलेंट इसमें पड़ा होगा और ये उस ब्लड को क्लॉट करने से रोकेगा, और क्लॉट करने से रोकने के वजह से ही ये स्पेशल टाइप की हम ट्यूब लेते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे के पॉइंट्स पे क्या, और तो मेन डिफरेंस तो यही था। अब आगे के डिफरेंसेस देखते हैं, और क्या डिफरेंसेस हैं इनके बीच में। अच्छा, इसको सेपरेट कैसे करते हैं, मतलब इनको सेपरेट करने का एक तो मेन डिफरेंस यही हो गया, यानी कि ब्लड और जो सीरम है और जो प्लाज्मा है, इसका जो मेन डिफरेंस होता है वो यही होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर सीरम में नहीं होते हैं और प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। तो जब इनको कलेक्ट करते हैं तो क्लॉटिंग फैक्टर जहाँ नहीं है वो तो लिक्विड ही पोर्शन रहेगा, लिक्विड बना रहेगा, और जहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर अगर होते हैं तो वहाँ पे क्लॉट बन सकता है, और जिसकी वजह से प्लाज्मा सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो पहले इसको क्लॉट होने से रोकते हैं, इसलिए इसमें एंटीकोगुलेंट ऐड किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमें सीरम अलग करना है ब्लड से, तो हम ऐसा करते हैं कि ब्लड को हम सीरम सेपरेटिंग या सीरम सेपरेटर ट्यूब में SST में ले लेते हैं एट एम्बिएंट टेम्परेचर, इट मीन्स रूम टेम्परेचर, फॉर 5 to 10 मिनट्स। उसको लेके हम ट्यूब में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ देर में 5 से 10 मिनट में उस ये जो SST है, SST में हमने जो ब्लड लिया है उसमें नीचे एक क्लॉट बनने लगेगा। ठीक है, और जब क्लॉट अच्छे से बन जाएगा, 10 मिनट का पूरा टाइम देंगे, क्लॉट बन चुका होगा, फिर इस जो हमारी रेड टॉप ट्यूब है इसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट में यही है, देन सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, देन सेंट्रीफ्यूज या स्पिन करते हैं। ठीक है, टू एक्वायर द सीरम। तो हम जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो नीचे ये सारा क्लॉट अलग हो जाता है और इसमें आपको एक येलो कलर का लिक्विड पार्ट या सीरम दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा, जब हम इसको उसमें ट्यूब में ले लेते हैं, रेड टॉप ट्यूब में ले लेते हैं, तो इसमें इस रेड टॉप ट्यूब में भी जो क्लॉट एक्टिवेटर कुछ केमिकल होते हैं, जो क्लॉट एक्टिवेटर्स होते हैं, वो पहले से इसमें भी पड़े होते हैं और ये क्लॉट को बनने में मदद करते हैं। यानी कि अपोजिट होता है, वहाँ क्लॉट नहीं बनना है, वहाँ एंटीकोगुलेंट डले हुए हैं और यहाँ क्लॉट एक्टिवेटर पड़े होते हैं। और इसकी वजह से इस ट्यूब को भी हम कम से कम, ये नोट में मैंने यहाँ दे रखा है कि जेंटली इसको इन्वर्ट करते हैं एटलीस्ट 5 टाइम्स, कम से कम 5 बार हम इसको जेंटली इन्वर्ट करेंगे धीरे से, ताकि ये जो आपके क्लॉट एक्टिवेटर जो केमिकल इसमें पड़ा है वो ब्लड के साथ मिल जाए और वो क्लॉट के बनने को स्पीड अप कर दे, तेज कर दे। ठीक है, तो इस तरह से, यानी कि 10 मिनट पहले हम क्लॉट बनने के लिए छोड़ देंगे, फिर इसका सेंट्रीफिकेशन करेंगे। तो इस तरह से ये जो मेथड है सीरम को अलग करने का, जो मेथड है, ये एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। जबकि इसके अपोजिट हम प्लाज्मा को कैसे कलेक्ट करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ब्लड को पर्पल टॉप ट्यूब, और पर्पल टॉप ट्यूब कौन सी वाली, जिसमें कि ऑलरेडी कोई एंटीकोगुलेंट पड़ा हो। एंटीकोगुलेंट कौन से मैंने आपको बताए नहीं थे, इसमें लिखा हुआ है एंटीकोगुलेंट। इसमें EDTA हो सकता है, हेपेरिन हो सकता है, ट्राइसोडियम सिट्रेट हो सकता है, या फ्लोराइड ऑक्साइड हो सकता है। ठीक है, तो इन चारों में से कोई भी, EDTA ज़्यादा पड़ा होता है, कॉमन है, तो ये EDTA इसमें पड़ा होगा। और EDTA जो है इसको क्लॉट नहीं बनने देगा ब्लड को। अब ये जो आपकी पर्पल टॉप ट्यूब थी इसको भी सेंट्रीफ्यूज करते हैं। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूज करने से पहले इसको भी अच्छे से ब्लड कलेक्ट करने के बाद लगभग 8 टाइम्स जेंटली इन्वर्ट
अपसाइड इन्वर्ट कर लेते हैं, जो इसका टॉप साइड इन्वर्ट पोजीशन में ले आते हैं, यानी कि जो टॉप साइड है उसको नीचे लाते हैं, फिर नीचे वाले पोर्शन को फिर ऊपर लेके जाते हैं। तो ये लगभग 7 to 8 टाइम्स करते हैं, ताकि एंटीकोगुलेंट जो इसमें पड़े हैं इस ट्यूब में, पर्पल टॉप ट्यूब में, वो ब्लड से अच्छे से मिक्स हो जाएं और कोगुलेशन शुरू ना हो पाए। ठीक है, और इस तरह से ये जो मेथड है इसमें सीधा सेंट्रीफ्यूगेशन ही हम करते हैं, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड नहीं है, यानी कि प्लाज्मा को सेपरेट करना कंपैरेटिवली जल्दी हो जाता है। अच्छा, वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम जो सीरम का जो वॉल्यूम होता है वो कंपैरेटिवली लेसर होता है, कम होता है प्लाज्मा से। ठीक है, यानी कि अगर हम बराबर क्वांटिटी में अगर हम ब्लड लेते हैं, तो अगर हम सीरम अलग कर रहे हैं तो सीरम हमें कम मिलेगा, जबकि प्लाज्मा जो होता है वो टोटल ब्लड का 55% होता है। ठीक है, और जो सीरम होता है ये कई टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। इन टेस्ट में कौन कौन से नाम है? हार्मोन के लिए आप यूज़, हार्मोन टेस्ट के लिए, एंजाइम के टेस्ट के लिए यूज़ होता है, और इसके अलावा जो है ये सीरोलॉजिकल टेस्ट में भी सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसके ये जो आपका प्लाज्मा है, प्लाज्मा का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? प्लाज्मा का इस्तेमाल भी बहुत सारे टेस्ट में होता है। प्लाज्मा प्रोटीन जो कि एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन होती है, इनके टेस्ट के लिए भी किया जाता है। प्लस प्लाज्मा का हम ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं, जैसे आजकल कोविड-19 से जो क्योर हो गए हैं पेशेंट, उनका भी प्लाज्मा लेके, जो अभी पेशेंट हैं और जिनमें ये कोविड-19 अभी कोरोना वायरस जो है वो है बॉडी में, तो उनके खिलाफ, उस वायरस के खिलाफ एक तरह से डिफेंस के लिए प्लाज्मा का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। और इसके अलावा ये जो प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन है वो ट्रॉमेटिक पेशेंट जो होते हैं, जिनको ट्रॉमा में, जो इनको कोई ट्रॉमा लगा होता है, उनको भी ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। और ऐसे पेशेंट जो सीवियर लीवर के पेशेंट्स हैं, जिनमें सीवियर लीवर कोई डिजीज़ है, उनमें भी ये प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज होता है। देखिए इस पेज पर ये जो टॉप में 2 फिगर हैं, इससे मैं आपको समझा देता हूँ कि जो रेड टॉप ट्यूब है, यानी कि सीरम सेपरेटिंग ट्यूब जो है SST, इसमें आप ये देखिए नीचे के जो पोर्शन पे है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर का, ये तो ब्लड क्लॉट है। ठीक है, तो जब हम 5 से 10 मिनट SST में ब्लड को छोड़ देते हैं, तो ये ब्लड कुछ देर बाद अपने आप ही क्लॉट बन जाता है। और उसके बाद फिर हम, आपको मालूम है, मैंने बताया था कि उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए इसे सेंट्रीफ्यूज में रख देंगे। और जब सेंट्रीफ्यूज में रखते हैं तो उसके बाद फिर ये जो सीरम, जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है, ये येलो पार्ट ईजिली, मतलब आपको अच्छे से दिखाई देने लगता है। ठीक है, सेपरेट हो जाता है और दिखाई देने लगता है। ठीक है, और इसमें यानी कि 2 पोर्शन, इस वाली ट्यूब में सिर्फ 2 पोर्शन है, एक तो सीरम और सेकंड ब्लड क्लॉट। ठीक है, SST में। और दूसरी जो आपकी पर्पल टॉप ट्यूब है, इसमें देखिए जो रीजन अलग हुए हैं, देखिए प्लाज्मा इसमें येलो कलर से मैंने ऊपर दिखाया, जिसका वॉल्यूम भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है बीच। और इस प्लाज्मा में जो होता है, प्लाज्मा ये जो होता है ये 55% ऑफ टोटल ब्लड का होता है। बीच में एक ग्रीन कलर से मैंने एक लेयर दिखाई है, ये इस लेयर में दरअसल ल्यूकोसाइट्स और ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। ल्यूकोसाइट्स मतलब WBC और ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, और इस लेयर को हम क्या कहते हैं? बफी कोट। ठीक है, और इसके नीचे देखिए यहाँ पे आपको जो दिखाई देगा, ये जो रेड RBCs जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, या एरिथ्रोसाइट्स जो होती हैं, वो नीचे बॉटम पे इकट्ठी हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये लाल दिखाई देता है, पोर्शन काफ़ी डार्क रेड दिखाई देता है। और ये कितना होता है? ये 45% ऑफ टोटल ब्लड, यानी कि RBCs जो होती हैं वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 45%, 45% ऑफ टोटल ब्लड होती है वॉल्यूम का। प्लाज्मा 55% ऑफ टोटल ब्लड का होता है, टोटल ब्लड वॉल्यूम का। और लगभग ये जो बफी कोट होता है, ये लगभग बिलो 1% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, जो भी टोटल ब्लड वॉल्यूम हो उसका 1% से भी कम होता है, जिसके अंदर WBC और प्लेटलेट दोनों शामिल होती हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे जो है मैं आपको सीरम की जो इम्पोर्टेंस है एनिमल सेल कल्चर में,
एनिमल सेल को जब कल्चर करते हैं तो सीरम डाला जाता है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करने के लिए सीरम को ऐड करा जाता है। पर सीरम को ऐड करना जो है वो एथिकल, उसके साथ एक एथिकल इशू जुड़ा है, जिसकी वजह से अब जो हैं बहुत सारे जो एनिमल कल्चर मीडिया आ रहे हैं वो सीरम फ्री होते हैं। तो सीरम की क्या इम्पोर्टेंस है एनिमल टिश्यू कल्चर में, और फिर अब जो सीरम फ्री जो कल्चर मीडिया आ रहे हैं वो क्या क्या होते हैं, वो कैसे यूज़ किए जाते हैं, तो इसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।